गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था नोबल गैसेस, यानी कि आदर्श गैसें, जिन्हें हम अक्रिय गैस के नाम से भी जानते हैं। और ये गैसेस हमारी इम्पॉर्टेंट गैसेस हैं, जो कि हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। तो लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने इन गैसेस के पीरियोडिक पोजीशन, यानी कि आवर्त सारणी में ये कहाँ रखी जाती हैं, अकरेंस, यानी कि इन्हें हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तथा इनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ यानी भौतिक गुण, इनके बारे में हमने पढ़ा था। आज के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूजेस ऑफ नोबल गैसेस, यानी कि आदर्श गैसों के उपयोग। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने लास्ट टर्न पे भी आपको बताया था कि इससे 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, जिसमें आपको जो हमारी नोबल गैसेस हैं, जो आदर्श गैस हैं, उनके उपयोग लिखने होते हैं। तो देख लीजिए क्या हैं इसके यूजेस। तो सबसे पहला यूज़ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हीलियम का। दिस इज़ द सेकेंड लाइटेस्ट गैस आफ्टर हाइड्रोजन, बीइंग नॉन इन्फ्लेमेबल, इट्स मिक्सचर विद हाइड्रोजन is used to inflate balloons and tires of aircraft. Most important use, हीलियम जो है वो सबसे लाइटेस्ट गैस, सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन के बाद। मतलब पहले हाइड्रोजन है और इसके बाद जो दूसरे नंबर पर सबसे हल्की गैस आती है वो कौन सी है? हीलियम है। और इसका जो नेचर होता है ये नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, यानी कि ये ज्वलनशील नहीं होती है। इसी कारण से हाइड्रोजन और हीलियम का जो मिश्रण है, देखिए मिक्सचर विद हाइड्रोजन, तो 85% हीलियम और 15% जो हाइड्रोजन है, इनका जो मिश्रण है उसे हम बलून में, जो हमारे हॉट एयर बलून आते हैं, जो गर्म हवा वाले गुब्बारे आते हैं, आपने उड़ते हुए देखे होंगे, उनमें, और साथ में जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं उनके टायर में, यानी हवाई जहाज़ के टायरों में इसका उपयोग किया जाता है इनके मिश्रण का। दूसरा, मिक्सचर ऑफ O2 एंड He इज़ यूज्ड बाय डाइवर्स इन रेस्पिरेशन। जो हमारे डाइवर्स का मतलब होता है गोताखोर, जो समुद्री गोताखोर होते हैं, इसे जिन्हें गहरे पानी में जा करके डाइविंग करनी होती है, तो वो जो सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज़ करते हैं। और इसका भी रीज़न यही है, सबसे पहली चीज़, एक तो ये लाइटर है, दूसरी चीज़ ये नॉन इन्फ्लेमेबल है, यानी कि जलेगी नहीं, ऑक्सीजन इन्फ्लेमेबल होती है नेचर में, और तीसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये नॉन रिएक्टिव होती है, यानी कि ये क्रियाशील तो होती नहीं है, हम यही तो पढ़ रहे हैं कि अक्रिय गैसें हैं, अक्रियाशील होती है, नॉन रिएक्टिव होती है, तो हमारे जो लंग्स हैं उनको ये ज़्यादा हार्म भी नहीं पहुंचाती है। इसके बाद थर्ड इसका यूज़ है, इट लिक्विफाइज एट वेरी लो टेम्परेचर, -269 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या हो जाती है? लिक्विफाई हो जाती है गैस। तो इसका लिक्विफिकेशन टेम्परेचर जो है बहुत कम है। देन इसके बाद इसकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मिक्सचर ऑफ He एंड O2 इज़ यूज टू असिस्ट ब्रीदिंग इन अस्थमा एंड अदर रेस्पिरेटरी डिजीज़, कि जिनको भी अस्थमा या कोई भी सांस से संबंधित बीमारी होती है, तो उस अवस्था में जो मरीज होता है, जो पेशेंट होता है, उसको हीलियम और ऑक्सीजन का जो मिश्रण है, जो मिक्सचर है, वो उसे दिया जाता है ब्रीदिंग के लिए, यानी सांस लेने के लिए। तीसरा, इट इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इनर्ट एटमॉस्फेयर। ये जो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको लगभग सभी अक्रिय गैसों में मिलेगी, कि ये क्या करते हैं, ये निर्वात का वातावरण उत्पन्न करते हैं। निर्वात का वातावरण कैसा होता है? एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करना जहाँ पर कोई भी चीज़ आपस में एक दूसरे से क्रियाशील या क्रियाशीलता ना प्रदर्शित करे, यानी रिएक्टिविटी ना शो करे। देन इसके बाद इसका नेक्स्ट यूज़ है, क्योंकि ये इनर्ट है नेचर में, तो इसलिए इट इज़ यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन। इसको हम जो है, जो हमारा खाना वगैरह है, उसको बचाने के लिए भी इसका उपयोग हम करते हैं। तो ये थे हमारे हीलियम के यूजेस। अब आते हैं नियॉन पर। नियॉन में एक बहुत अच्छा यूज़ है जो आपने सुना होगा, नियॉन के बल्ब बनाए जाते हैं। उससे पहले पढ़ लेते हैं इसका यूज़। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू नियॉन ट्यूब एट लो प्रेशर आ रेड ल्यूमिनेसेंस इज प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब होता है, आप लोगों के घर में अगर रॉड लगी होंगी, वैसे तो आजकल LED का ज़माना है, फिर भी अगर किसी के घर में फ्लोरेसेंट ट्यूब्स जो रॉड आती हैं अगर वो लगी हों, तो मैं बता दूं कि उसमें होता क्या है, दो तरफ उसके ऐसे सर्कुलर रिंग्स होती हैं, इन दोनों के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया जाता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी सेंड करी जाती है। और जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है तो उस ट्यूब के अंदर आपने देखा होगा एक वाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस फिल होता है।
तो वो जो पाउडरी सब्सटेंस होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने पर जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस पाउडरी सब्सटेंस से टकराते हैं, उस पदार्थ से टकराते हैं और वो चमकने लगता है, और उससे जो रोशनी उत्पन्न होती है, उससे जो लाइट प्रोड्यूस होती है, वही हमारे पूरे कमरे में क्या हो जाती है, फैल जाती है। ठीक इसी तरह से जो नियॉन होती है, नियॉन गैस, अगर किसी डिस्चार्ज ट्यूब में, उसी तरह की ग्लास के रॉड में अगर हम क्या भर दें, नियॉन गैस फिल कर दें और उसमें हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करें, तो फिर वही होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो इन नियॉन गैसेस के पार्टिकल से जाकर टकराएंगे और रेड कलर का ल्यूमिनेसेंस यानी कि लाल कलर का प्रकाश उत्पन्न करते हैं। एंड फॉर दिस प्रॉपर्टी इट इज़ यूज्ड इन नियॉन बल्ब एंड ट्यूब्स एटसेट्रा, और अपने इसी गुण के कारण हम इन्हें नियॉन बल्ब बनाने में उपयोग करते हैं। अब सिंस नियॉन लाइट्स आर विजिबल फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेज एंड इवन विजिबल थ्रू फॉग एंड मिस्ट, नियॉन की जो लाइट होती हैं ये कोहरे में भी दिख जाती हैं, मतलब अगर कोहरा पड़ रहा हो तो भी इन्हें आसानी से देखा जा सकता है और इन्हें दूर से भी देखा जा सकता है। इसके लिए इनका जो यूज़ है वो एडवर्टाइजमेंट पर्पस या फिर किसी तरह का सिग्नल देने में, जैसे कि एयरशिप है या एयरक्राफ्ट हैं, जब वो लैंड करते हैं तो उनको सिग्नल देने में यूज़ किया जाता है इस तरह के बल्ब का, या फिर दुर्घटना से बचने के लिए जो संकेत होते हैं, हमारे जो बोर्ड्स लगाए जाते हैं एक्सीडेंट से बचने के लिए, उसमें इनका यूज़ किया जाता है। एंड नियॉन बल्ब आर ऑल्सो यूज फॉर डेकोरेटिंग पर्पसेस, बहुत से लोग कार में अपने नियॉन लाइट लगवाते हैं, अगर मॉडिफिकेशंस के बारे में किसी को पता हो कार के तो वो इस बारे में जानते होंगे, तो वहाँ पर भी नियॉन गैस का यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्गन। ऑर्गन भी एक इनर्ट गैस है, एक अक्रिय गैस है, और ऑर्गन और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इनर्ट एटमॉस्फेयर एंड इलेक्ट्रिक बल्ब्स। जो हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब आते थे पहले, आजकल तो बहुत रेयरली यूज़ होते हैं क्योंकि बहुत पावर कंज्यूम करते हैं, पावर कंजप्शन उसमें ज़्यादा होता है, बट जो हमारे बल्ब होते हैं उनमें नियॉन और जो हमारा ऑर्गन है इसका मिक्सचर यूज़ किया जाता है। कारण क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन मैंने बताया था एक फ्लेमेबल सब्सटेंस है, एक ज्वलनशील पदार्थ है, तो जो बल्ब के अंदर जो वायर होता है टंगस्टन का, वो जब जलता है तो उसी से प्रकाश उत्पन्न होता है। तो अगर वहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन गैस होगी तो वो ऑक्सीजन गैस उस बल्ब को क्या कर देगी, पूरी तरह से जला देगी, मतलब जो वायर है उसको जला देगी, और वायर जल जाएगा तो बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा। तो ऐसा ना हो और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है यानी कि समय सीमा जो है हमारे बल्ब की वो बढ़ जाए, इसके लिए उस बल्ब के अंदर ऑक्सीजन के साथ ऑर्गन गैस का मिश्रण भर दिया जाता है। क्यों? ऑर्गन गैस का मिश्रण जो है वो अभिक्रिया को होने से रोकता है, यानी कि उस तार को जलने से क्या होगा, रोकेगा। तो वो क्यों क्या प्रोड्यूस करेगा, इनर्ट एटमॉस्फेयर यानी कि निर्वात का वातावरण उत्पन्न करेगा। इससे हमारा जो बल्ब है उसमें जो फिलामेंट यूज़ किया हुआ है उसकी लाइफ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद सेकंड यूज़ क्या है ऑर्गन का, इट इज़ यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग इनर्ट एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग वेल्डिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ वेरियस मेटल। वेल्डिंग का प्रोसेस आपने सुना होगा, बहुत से लोगों ने करवाई भी होगी। जो लोहे के मटेरियल होते हैं जो वो टूट जाते हैं या उनको जोड़ना होता है आयरन को हमें, तो हम वेल्डिंग करवाते हैं। लोहा है, आयरन है, या कोई भी मेटल हम क्या कर सकते हैं, इससे जोड़ सकते हैं। तो वहाँ पर वेल्डिंग करने के लिए जो गैस सिलेंडर में जो गैस भरी होती है उसके अंदर भी ऑर्गन का यूज़ किया जाता है, और कारण वही सेम है, क्योंकि अगर कोई ऐसी गैस उसमें भर देंगे जो फ्लेमेबल है, जो ज्वलनशील है, उससे सिलेंडर के फटने का चांस बढ़ जाता है, तो वहाँ पर हम ऑर्गन गैस को उसके साथ भरते हैं सिलेंडर में। दैन सेकेंड हमें पता है एक्सट्रैक्शन ऑफ वेरियस मेटल यानी कि तत्वों के निष्कर्षण में जो मेटल्स होते हैं उनका जब एक्सट्रैक्शन किया जाता है ओर से यानी उनके एस्को से, तो वहाँ पर ऑर्गन गैस यूज़ किया जाती है। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज़ फॉर फिलिंग रेडियो वॉल्व्स, जो रेडियो वॉल्व आती हैं उनमें भरने में भी इस गैस का उपयोग होता है। लास्ट आते हैं क्रिप्टन एंड जिनॉन, तो दे आर कंसिडर्ड सुपीरियर देन ऑर्गन फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब। कह रहे हैं कि क्रिप्टन और जिनॉन को ऑर्गन से ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, यानी कि सुपीरियर माना जाता है, उनकी अहमियत ज़्यादा होती है ऑर्गन से, किस में भरने के लिए, इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने के लिए। देन इसके बाद दे आर फिल्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब्स यूज्ड इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी के लिए जो डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की जाती है, जो हैलोजन वगैरह जो लोग कभी देखा होगा उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए किसी को या फोटोग्राफी करते हुए, तो जो फ्लैश वगैरह जलता है वहाँ पर जो रॉड होती है, डिस्चार्ज ट्यूब जो होती है, उसमें क्रिप्टन और जिनॉन की गैसेस का यूज़ किया था। एंड लास्ट है रेडॉन।
तो बीइंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट, क्योंकि ये क्या है, रेडियोधर्मी पदार्थ है, इसका जो सबसे अच्छा यूज़ है वह इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड रिसर्च वर्क इन रेडियो एक्टिविटी। तो हमारी रेडियो एक्टिवता यानी रेडियो सक्रिय जो पदार्थ होते हैं उनकी अध्ययन में और साथ में कैंसर के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ नोबल गैसेज यानी अक्रिय गैसों के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग। कोई भी पॉइंट अगर इसमें नहीं समझ आओ तो आप पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो यूजेस ऑफ नोबल गैसेस के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ज़ीनॉन कंपाउंड्स। वैसे तो टॉपिक था कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस यानी अक्रिय गैसों के यौगिक। तो यौगिकों में मैंने बताया था कि बाकी जो शेष हमारी अक्रिय गैसें होती हैं, जो इनर्ट गैसेस होती हैं, वो अक्रिय होती हैं, नॉन रिएक्टिव हैं, तो रिएक्शन करके कोई कंपाउंड बनाती नहीं। बट ज़ीनॉन क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज़ बढ़ता है, इसके कारण इसके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है, वो नाभिक से यानी न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हो जाते हैं। और इस कारण से ये जो ज़ीनॉन है, जब किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन या फ्लोरीन जो बहुत ही अधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उनके संपर्क में आता है, तो ये ऑक्साइड्स और फ्लोराइड के जो यौगिक हैं उनका निर्माण करता है। मैंने देखिए यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं ज़ीनॉन कंपाउंड्स के। तो पहला है HCF2 जिसको हम ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड कहते हैं, दूसरा है HCF4 ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड, फिर इसके बाद आता है HCF6 जिसे हम कहते हैं ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड, फिर इसके बाद है ज़ीनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड, फिर है ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड एंड देन है ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड। तो ये इसके 6 स्ट्रक्चर, 6 कंपाउंड्स जो हैं, इनके स्ट्रक्चर हमें पढ़ने हैं। ये भी हमारे जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ पर ज़ीनॉन के स्ट्रक्चर्स, उनके कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक स्ट्रक्चर आपको बना करके दिखाता हूँ और उसका रीज़न भी आप समझते जाएंगे, साथ में आपको पढ़ना है उसकी ज्योमेट्री और शेप के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं हमारा XeF2 यानी ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड। ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें हमारा जो ज़ीनॉन एटम है वो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन स्टेट यानी कि sp3 संकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। कारण देखिए क्यों। सबसे पहले तो आप ज़ीनॉन का क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर लिखेंगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा हुआ है क्रिप्टन के फॉर्म में। क्रिप्टन तक आपका क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36 होता है, तो 36 तक का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्रिप्टन के फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पर। और फिर इसके बाद 4d10 5s2 5p6, ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब आते हैं ज़ीनॉन का कंपाउंड अगर हमें बनाना है तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन में जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भाग लेते हैं। तो यहाँ पर बाह्यतम कोश कौन सा है, 5s2 5p6। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ नीचे अलग से इनको। ज़ीनॉन है 54, तो मैंने यहाँ पर बना लिया इसके लिए 5s2, ये यहाँ पर होगा 2 इलेक्ट्रॉन 5s2 के, और साथ में यहाँ पर बना लिया मैंने 5p6, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6, और एक मैंने एम्प्टी यहाँ पर ऑर्बिटल, साथ में भी 5s2 5p6 है, तो जाहिर सी बात है 5d0 यहाँ पर प्रेजेंट होगी। तो 1 2 3 4 और ये 5, 5d0। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही इसके आसपास फ्लोरीन या ऑक्सीजन में से कोई एटम आएगा तो उसके लिए भाई इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, इस पर दबाव डालेगा कि भाई हमें इलेक्ट्रॉन दो, क्योंकि वो क्या होता है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, विद्युत ऋणात्मक होते हैं, और विद्युत ऋणात्मक होने के कारण वो इससे इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेंगे। तो उस कंडीशन में इसका जो बाह्यतम कोश, 2 बाह्यतम कोश हैं, उसमें से भी सबसे बाहर का उपकोश कौन सा है, 5p6 वाला। तो यहाँ का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने फिल किया था, दैट इज दिस इलेक्ट्रॉन विल जंप इनटू द 5d सबशेल। ये जंप करके कहाँ चला आता है, यहाँ चला आता है, और स्ट्रक्चर क्या बनता है जा करके देखिएगा। तो ये कुछ इस तरह का हमारे सामने बन करके आता है कन्फिग्रेशन। 5s2 तो वही रहता है, ये हो जाता है 5p5, और यहाँ पर ये हो जाता है 5d1। एक इलेक्ट्रॉन जो था वो जंप करके कहाँ चला गया, d1 सबशेल में चला आता है।
अब जैसे ही ये यहाँ पर जंप करके गया तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अनपेयर्ड हो गए, यानी कि अयुग्मित हो गए। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अयुग्मित हो जाएंगे तो 2 फ्लोरीन एटम आएंगे और आ करके एक एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या करेंगे, साझा करेंगे। जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किसका हो जाएगा, फ्लोरीन का, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन एटम का। 2 फ्लोरीन एटम होंगे, इनका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, साझा हो जाएगा। मैं एरो कर बना करके आपको दिखा रहा हूँ। फिर इसके बाद इसका स्ट्रक्चर अगर बात करी जाए तो देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, ये हमारा ज़ीनॉन है, इससे 2 फ्लोरीन एटम इस तरह से जुड़े होते हैं। ये 2 फ्लोरीन एटम है, एक फ्लोरीन एटम यहाँ जुड़ेगा, एक फ्लोरीन एटम यहाँ जुड़ेगा, एंड इसके पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखिए कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। वो 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह उपस्थित होते हैं, तो एक लोन पेयर यहाँ उपस्थित होता है, एक लोन पेयर यहाँ उपस्थित होता है, और एक लोन पेयर जो है वो यहाँ उपस्थित होता है, और ये तीनों आपस में इस तरह से जोड़ दिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। देखिए एक s 3 p और एक d, sp3d हाइब्रिडाइजेशन ये प्रदर्शित कर रहा है। और जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जो ज्योमेट्री बनती है वो बनती है ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ये ज्योमेट्री बननी चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ज्योमेट्री जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है। डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री के बारे में लास्ट ईयर आपको जो वेस्पर थ्योरी पढ़ाई गई थी, वैलेंस शेल प्रोटॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस थ्योरी, तो आपको वहाँ पर बताया गया था कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो वो ज्योमेट्री को क्या कर देता था, डिस्टॉर्टेड कर देता था, यानी कि परिवर्तित कर देता था। तो इस कारण से जो ये ज्योमेट्री है ये ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ना हो करके ये कैसी हो जाती है, लीनियर। लीनियर कैसे, देखिए ज़ीनॉन है, इससे ऊपर नीचे इस तरह से फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर जो है वो शो करता है, यानी कि रेखीय संरचना। तो जो अगर एग्ज़ाम में इसका स्ट्रक्चर बनाने को आता है तो आप इसी तरह से इसको पूरा अच्छे से बना करके आएंगे, और थ्योरी में 3 से 4 लाइन अपने वर्ड्स में वहाँ मेंशन कर देंगे। तो ये था ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड XCF2। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर गया। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है नेक्स्ट, मान लीजिए फॉर सपोज XCF4 बनाना है, तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए किस तरह से, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ आपको बना करके। तो ये देखिए मैंने ज़ीनॉन का डायरेक्ट यहाँ पर मॉलिकुलर ऑर्बिटल वाला जो डायग्राम होता है, ऑर्बिटल का डायग्राम, वो मैंने बनाया हुआ है। तो 5s में इसके पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसके बाद p में इसके पास होते हैं 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन, d सब शेल खाली होती है। देन इसके बाद जब XCF2 बनना था, तब एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया था, कहाँ, यहाँ पर जंप कर गया था। अब क्या होगा, अब बनाना है XCF4, तो उसके लिए हमें 4 खाली कक्षक चाहिए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या कर जाता है, यहाँ पर जंप कर जाता है। देखिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा, S में तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे जैसे हैं 1 2 3 4, भाई 6 थे, 5p6 था, 2 इलेक्ट्रॉन जंप कर गए तो 5p4 बचेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जंप करके चले आते हैं d सब शेल में। तो जो कॉन्फ़िगरेशन बनता है एक्साइटेड स्टेट का, ये इसकी ज़ीनॉन की क्या है, एक्साइटेड स्टेट है, इसको एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, यानी कि उत्तेजित अवस्था। तो यहाँ पर ये जब जंप कर गया तो देखिए ज्योमेट्री क्या निकल के आई, sp3d2, और ये जो 4 आप देख रहे हैं यहीं पर आकर के हमारे 4 फ्लोरीन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर फ्लोरीन एटम ने इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या करा हुआ है, शेयर किया हुआ है। तो इस कंडीशन में अब ज़ीनॉन का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो ये ज़ीनॉन है, और इससे 4 फ्लोरीन एटम इस तरह से आकर जुड़ जाते हैं, और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे, तो देखिए 2 इसके पास बचते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ये हैं हमारे लोन पेयर, ये फ्लोरीन एटम आपस में इस तरह से कंबाइंड रहते हैं, ये बनता है हमारा XEF4 का स्ट्रक्चर। हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन,
ज्योमेट्री होनी चाहिए थी ऑक्टाहेड्रल। कैसी होनी चाहिए थी? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए थी, क्योंकि जब sp3d2 होता है तो ज्योमेट्री होती है जाकर के ऑक्टाहेड्रल। लास्ट ईयर हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, तो ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इनके कारण जो संरचना है वो अष्टफलकीय ना होकर, ऑक्टाहेड्रल ना होकर के कैसी पाई जाती है? स्क्वायर प्लेनर, यानी कि वर्ग समतलीय संरचना ये प्रदर्शित करता है। इसी के बाद अब चलते हैं XCF6 की तरफ। तो ये देखिए XCF6 का जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पर 5s2 था, 5p6 था, 5d0 था ग्राउंड स्टेट में, और जैसे ही जिनॉन का जो एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में आएगा, उत्तेजित अवस्था में आएगा, तो अब क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन, p सबशेल के 3 इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चले आते हैं? d सबशेल में चले आते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में यानी संकरण में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? 1s, 3p और 3d। तो ये हो जाता है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। और जब sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री होनी चाहिए पेंटागोनल बाय पिरामिडल, यानी कि पंचफलकीय संरचना होनी चाहिए। लेकिन फिर वही बात, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। एक एकल युग्मित इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो यहाँ पर प्रेजेंट होने के कारण इसकी जो ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्टेड होकर के हो जाती है ऑक्टाहेड्रल। कैसी ज्योमेट्री हो जाती है? ऑक्टाहेड्रल। तो ये नहीं पाई जाएगी, ये पाई जाएगी अष्टफलकीय संरचना पाई जाएगी। ज्योमेट्री देखिएगा कैसी बनती है। ये होता है हमारा जिनॉन, तो ये एक फ्लोरीन एटम, ये हमारा हो गया दूसरा फ्लोरीन एटम, ये हो गया हमारा तीसरा फ्लोरीन एटम, ये हो गया हमारा चौथा फ्लोरीन एटम, और ये हो गया हमारा 5वां फ्लोरीन एटम। और इस तरह से ऊपर की तरफ, प्लेन के ऊपर, जैसे समतल है फॉर सपोज, तो इसमें ऊपर की तरफ ऐसे परपेंडिकुलर ये वाला फ्लोरीन एटम ऊपर की तरफ जुड़ा होता है, नीचे की तरफ पाया जाता है इस तरह से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर यहीं पर ये लोन पेयर ना होता तो ये सारे जाकर के इससे कंबाइंड हो जाते, ये सारे फ्लोरीन एटम से कंबाइंड होते, और जो ज्योमेट्री बनती वो कैसी बनती? बाय पिरामिडल, पिरामिड बनता। पिरामिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जाकर के आपका ये पिरामिड का स्ट्रक्चर बनता है। ये 4 कोने हैं और सपोज, तो ऊपर ये पिरामिड बन गया। और इसी तरह से अगर नीचे भी जोड़ दिया जाए तो इसको कहते हैं बाय पिरामिडल, मतलब ऊपर और नीचे दोनों तरफ पिरामिड बनना चाहिए, तो बाय पिरामिडल होता है। एक तरफ अगर पिरामिड बन रहा है तो उसे मोनो पिरामिड या सिर्फ पिरामिड कहते हैं। तो यहाँ पर ज्योमेट्री होनी चाहिए थी पेंटागोनल बाय पिरामिडल, यानी कि ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए थी? कुछ इस तरह से। ये कुछ इस तरह की ज्योमेट्री इसे शो करना चाहिए था, लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये ज्योमेट्री नहीं शो होती। जो ज्योमेट्री बनती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। इस तरह से ये एक दूसरे से क्या होते हैं? कंबाइंड होते हैं। ये हमारा XCF6 का स्ट्रक्चर। तो आज के लिए मैं वीडियो एक्सप्लेनेशन को यहीं रख रहा हूँ। 3 हमारे स्ट्रक्चर बचे हुए हैं, वह है XCOF2, XCOF4 और XCO3, यानी कि जिनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड एंड जिनॉन ट्राई ऑक्साइड। उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो ये जो मैंने आज आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाए हैं, इन्हें घर में आप खुद भी प्रैक्टिस करिए, और इसके बाद अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है तो आप उसे क्वेरी के फॉर्म में सेंड कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।